शुरू कीजिए। शुरू करूं? यस। जय भारत। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। जय अभ्युदय। अंतर्राष्ट्रीय अभ्युदय पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारे श्रोतागण जो हमारे फेसबुक से जुड़े हैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय अभ्युदय की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम फिर इस माह की पुस्तक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस माह की पुस्तक है कसरत जिंदगी की कथा संग्रह, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित ये कथा संग्रह, जिसकी पुस्तक चर्चा आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। बहुत सुंदर कथा संग्रह है ये, और मैंने इसमें बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी का परिचय आपके सामने देना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र श्रीवास्तव जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे बड़े भाई हैं ये। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस अभ्युदय पटल पर। बहुत खुशी हुई कि आप इस पटल पर जुड़े हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर तो उषा। एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हम्म, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी का अभ्युदय हम्म, अंतर्राष्ट्रीय के इस पटल पर, जिस पर कि आज हम जैसा कि हमारी महासचिव चंदा प्रहलादका जी ने, जो कि इस कार्यक्रम की संचालिका हैं, आप लोगों के समक्ष उनकी एक नई रचना को, या रचना संग्रह कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा, एक कहानी संग्रह जिसमें लघु कथाएं भी हैं, कुछ संस्मरण भी हैं, कुछ उनके मन के वो भाव हैं जो आज के इन वातावरण के अनुसार आधुनिक जीवन को देखते हुए उनके आसपास बिखरे हुए क्षणों को जिन्होंने एकत्र किया है और उसको कलमबंद किया है। और उसके साथ मैं स्वागत करती हूँ राजेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि उषा जी के भाई हैं और आज इस पटल से जुड़े हैं। तो अगर राजेंद्र जी अभी कुछ कहना चाहते हो तो ठीक है, या उषा जी एक बार इनको हम म्यूट पर रखें, या राजेंद्र जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बाद में हम इनको नहीं, बुलाएंगे। एक्चुअली अभी म्यूट कर दीजिए, देर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप बाद में बोलना चाहेंगे? चलिए, जरूर आपका बोलिए, बहुत बोलिए। बहुत जी। थैंक यू। नहीं, आपको हम सुनना भी चाहेंगे क्योंकि इनके भाई हैं एक रचनाकार, जो कि सिर्फ अभी तक कविताएं ही रच रही थी ऐसा नहीं था। इनकी कविताओं में व्यंग भी है, हास्य भी है, आलेख भी है, और अब इनका एक कहानी संग्रह। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ साथ ये दो मंचों का एक तरह से संचालन करती हैं। वह भी एक खास बात है, और उनका परिचय अभी चंदा प्रहलादका जी हम लोगों के समक्ष रखने वाली हैं, जिसमें कि जितना मैं उनको जानती हूँ वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले चंदा प्रहलादका जी से उनका परिचय जान लेते हैं। और आप उनके भाई हैं, बड़े हो या छोटे हो, बहनों की शरारतें और बहनों के गुण दोनों ही भाइयों को लुभाते हैं। तो आज रचनाकार के रूप में उनको यहाँ पर देखकर आपको कैसा लगा है, हम जरूर अंत में आपसे इस बात को करना चाहेंगे। तब तक के लिए हम आप चाहें तो अपने वीडियो को भी ऑफ कर सकते हैं और ऑडियो को भी। ओके, तो ओके। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका भी। और चंदा जी क्षमा कीजिए, अब मैं मंच आपको सौंपती हूँ। आप उषा जी का परिचय दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद इंदु जी, बहुत सुंदर आपने बात कही। सचमुच में आज एक भाई के लिए या परिवार के कोई भी हो, अपने बहन को या अपने किसी भी संबंधियों को, रिश्तेदार को इस ऊंचाई पर जाते देखते हैं तो उनको सच में मन से खुशी होती है। तो सचमुच में हम जरूर उनको सुनना चाहेंगे बाद में। तो अभी मैं इनका परिचय पढ़ दूं। परिचय तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ कुछ विशेष बातें इनके लिए बता दूं। सबसे बड़ी बात तो इनकी शिक्षा बहुत ज्यादा है। एमए एवं अंग्रेजी बीएड, एमए पीएचडी इन्होंने किया है।
और ये प्राध्यापक भी रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में शोध लेख भी इन्होंने लिखा है। क्षेत्रीय संपादिका भी रह चुकी हैं। शोधक एवं शोध जांचकर्ता भी रह चुकी हैं। विभागीय पत्रिकाओं एवं साझा संकलनों का संपादन भी इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने लेखन पुस्तक समीक्षा भी की है। साहित्यिक पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में भी कविता कहानी इनकी हमेशा प्रकाशित होती रही है। वेबिनारों में विशिष्ट वक्ता के रूप में इनकी सहभागिता भी रही है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों में सहभागिता रही है इनकी, और ये पुरस्कारों से सम्मानित भी होती रही है। इनकी बहुत सारी कृति निकली है, जिसमें विशेष है रेत पर नाम तेरा, काव्य संग्रह भी है, और अंग्रेजी अनुवाद भी इनका प्रकाशित हुआ है। काव्य गोष्ठियों में इनकी शिरकत रही है, और स्वतंत्र लेखन वेबिनार एवं सभी में इनकी सहभागिता रही है। एफबी पेज जीवन रंग उषा के संग, फेसबुक में इनका एक पेज है जीवन रंग उषा के संग। तो बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी, आपकी इतनी सारी उपलब्धियों को देखते हुए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इस मंच पर आए हैं और हमारे रूबरू हुए हैं। सचमुच में आपकी कहानियों को मैं देखती हूँ कि यथार्थ भावों के साथ में आपने किस तरह अपनी कहानियों का सृजन किया है, शाश्वत सत्य को लेकर के, और सच में अपने पात्रों की विलक्षणता और सच में मन को छूती हुई समसामयिक घटना चक्र को आपने केंद्रित करते हुए अपनी रचनाओं में ममता, करुणा और अनिर्वृत भावों को लेकर के हर विषय को लेकर आपने अपनी कहानियों में सृजन किया है, और वो मन को बांध लेता है। तो सबसे बड़ी बात कहूंगी, मन को बांधता अभिनव प्रसंगों का आपका सार गर्भित लेखन, कथा वस्तु, और सबसे बड़ी बात समाज में फैली विस्तृत समस्याओं का आकलन आपने बखूबी किया है, उजागर करने की कोशिश की है। कहीं मीठे प्यार की अनुभूति, तो कहीं दोस्तों का विशिष्ट स्वरूप, कहीं संवेदनाओं की परिपाटी, कुछ होती भावनात्मक गुण। तो आपकी कथाएं अद्भुत है सचमुच में। हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। इस पुस्तक के रूप में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब पाठकों के हाथ में आपकी ये पुस्तक आएगी तो बिना पढ़े रह नहीं पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक कहानी पढ़नी शुरू की और मैं पढ़ती चली गई, और आपकी कई कहानियों से मैं रूबरू हुई, और सब कहानियां मेरे मन पर एक छाप छोड़ती चली गई। तो सचमुच में कब शब्दों में प्रभावशाली कहानी, सार्थक शीर्षक, सरल भाषा और अंत में एक प्रेरक संदेश। आपकी उषा जी रचनात्मक शैली विशिष्ट, रोचक एवं प्रेरणास्पद है सचमुच में। लेकिन आपने कहानियों में संवेदना के सारे रंग घोल दिए हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, एक अपने पुस्तकों का मूल्य, आपने एक आप रचना है, उसमें आपने इतना सुंदर लिखा है कि मैं प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उसमें दो पंक्तियां मैं बताना चाहूंगी। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक होता है, क्योंकि रत्न तो केवल बाहरी चमक धमक दिखते हैं, पर पुस्तक हमारे अंतस्थल को उज्जवल बनाती है। सचमुच में बहुत सुंदर बात कही आपने। तो इस तरह से आपकी कई कहानियां हैं जो एक मन पर छाप छोड़ जाती। तो अब मैं बहुत सुंदर परिचय चंदा जी। जी और वास्तव में मैं बताऊं कि 40 साल तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है बेंगलुरु में। जी तो आपके सारे परिचय के साथ साथ यह अपने आप में एक बहुत विशेष बात रखता है। और उषा के रंग, ऐसा एक जो इनका उषा के संग हम्म, कुछ एक हाँ जो कार्यक्रम उषा आपने के बताया, जीवन उसमें रंग जो उषा सा। हाँ जीवन के रंग उषा के उषा संग, के संग, हाँ उस पर यस। मुझे भी इन्होंने एक बार बुलाया था और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वाकई में वो भी काफी इनका जो है अच्छा प्रोग्राम रहा है और चल रहा है अभी तक। तो मेरे पिक्चर ठीक आ रही है या हाँ कुछ बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। कुछ तो हुआ है, मेरे मेरे इसमें कुछ हो गया है आई थिंक इधर सो। एकदम ठीक है, तुम एकदम ठीक दिख अच्छा रहे हो। अच्छा। थोड़ी साइड में जरूर हो, बीच में नहीं है, लेकिन वैसे नहीं, ठीक। साइड और बीच की बात नहीं है, कुछ तो हो लेकिन गया, बाकी कुछ तुम्हारा एकदम ठीक आ रहा है रच फोटो, गया है। प्रॉब्लम नहीं है। तो उषा जी, ओके। मैं आपसे जी ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने मन की बात में लिखा है कि आसपास ऐसा कुछ घटित होता है जो विचारणीय होता है, और वही विचार कथा कहानियों में परिणत हो जाते हैं। तो जी क्या कोई ऐसी घटना है विशेष
जो आपके मन पर इतनी छाप छोड़ जाती है कि उसके लिए आपने एक कहानी लिख डाली है। तो ऐसी कौन सी घटना है और ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें आपने उस घटना से प्रेरित होकर के अपनी वो कहानी लिखी? तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे। तो आप इस पर अपना कुछ प्रकाश डालेंगी? जी अवश्य। तो सर्वप्रथम तो इंदु जी, चंदा जी, नमस्कार। और जितने भी लोग हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं या जूम पर जुड़े हैं, उन सबको भी सादर नमस्कार। और आपने इतना कुछ मेरी पुस्तक के बारे में कह दिया है, जो शायद थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है। इतना कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन आपने थोड़ा बड़ा चढ़ा के कहा है, और वो तो आपकी विशेषता है चंदा जी, और आपने काफी प्रशंसा कर दी है। सर्वप्रथम मैं दर्शकों और आप सभी को इसकी ये हार्ड कॉपी बताना चाहती हूँ, ये पुस्तक की सच्ची बहुत सुंदर, जिंदगी की। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बधाई। जरूर, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात है, इसका श्रेय मैं इंदु जी को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि आज के जमाने में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में, हर कोई एक कहते हैं ना प्रोफेसर बन गया है और अपना ज्ञान बांटता जा रहा है। तो मुझे लगता था कि हम व्हाट्सएप में इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो हार्ड कॉपी कौन पढ़ेगा। लेकिन इंदु जी ने मुझे बताया कि नहीं, आज भी लोग हैं जो हार्ड कॉपी को पढ़ना चाहते हैं, और पुस्तक रूप में कोई जो संग्रह है या रचनाएं हैं, उनका अपना महत्व है। आप जरूर इसका पुस्तक रूप में इसको छपवाइए। तो इनकी प्रेरणा से मैंने छपवाया है, तो उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और पुस्तक रूप में छप के मुझे भी देखकर बहुत खुशी हुई। और हाँ, जैसा कि चंदा जी आपने कहा, तो वास्तव में हम जो लोग भी लिखते हैं, चाहे वो कविता, कहानी, निबंध जो भी लिखें, तो इसमें क्या होता है कि हमारे आसपास की घटनाएं या अखबार की सुर्खियां या कुछ घटित हुआ है या हमारे अपने परिवार में अपने साथ, तो वही तो कुछ ये इसके एक वो बनते हैं, विषय बनते हैं। तो ऐसी ही कई घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया। मुझे मतलब लगा कि नहीं, इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। और फिर मैंने उसको एक कहानी के रूप में ढाला। जरूर पात्रों के नाम और परिवेश बदल गए हैं, लेकिन घटनाएं काफी इसमें, मतलब मैं कह सकती हूँ 65 कहानियों में से कम 60 या 55 कहानियां ऐसी है जो वास्तविकता पे आधारित है, जो मैंने कहीं सुनी, पढ़ी या अपने आसपास देखी। तो मतलब उन्हीं पे फिर मैंने कोशिश की कि क्यों ना उन्हीं को अपना विषय बना करके इसके माध्यम से समाज में या पढ़ने वालों के उसमें उनको भी एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये सब घटनाएं हमारे बीच में घट रही हैं और इनके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। और मैंने कुछ ना कुछ संदेश या कुछ हल भी देने की कोशिश की है। तो उसमें से एक एक कहानी के बारे में, जैसा उन्होंने कहा, किसी एक कहानी, काफी कहानियां हैं पर एक के बारे में बताना चाहूंगी। सबला जैसे कहानी है, तो जी। सबला कहानी की जो नायिका है, वो वास्तव में बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही मतलब हर तरह से बहुत ही मतलब विद्वान है। वो हर तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ करके कॉलेज में, स्कूल में हिस्सा लेने वाली है। लेकिन वही लड़की, जब प्यार होने पर वो दोनों जब स्कूल कॉलेज में और वो एक जब शादी हो जाती है, तो उसी को उसका पति वह अधिकार नहीं देता। और उसकी ये जो क्या कहते हैं कि जो ये जो आदत है, उसको सत्य को बोलना या बुरी बातों का विरोध करना, गलत बातों के लिए विरोध में खड़े हो जाना, तो वही उसके लिए एक माइनस पॉइंट बन जाता है। तो काफी दिनों तक सहती रहती है कि समय के साथ चीजें ठीक होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, दिन पे दिन। और बच्ची हो जाती है तो और भी पति समझता है कि अब तो ये कहाँ जाएगी, और उसने नौकरी भी छोड़ दी, तो वो अब आत्मनिर्भर भी नहीं है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो कहती है कि बहुत हो गया, अब मैं ये सब नहीं सहूंगी, और वह घर छोड़ के निकल जाती है अपने आप को सबला बनने की राह में। तो ऐसी कई कहानियां हैं। रोशनी जिंदगी की है, या कहीं कहा जाए तो रिवाज है। तो बहुत सी ऐसी घटनाओं पर आधारित है। रिवाज में जैसे कि एक गर्भवती महिला है जिसके पति की अचानक कोरोना में डेथ हो गई है,
मैंने अब पढ़ी वो ऐसी गर्मी में वो परेशान है, उसको अलग बैठाया जा रहा है, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको मतलब जैसा होता है भारतीय समाज में हम देखते हैं वो हो रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाती। कुछ दिन तो सहती है, फिर वो कहती कुछ भी हो, मैं अपने पति की निशानी को इस तरह से परेशानी में मैं नहीं डालना चाहती, इसको कुछ हो गया तो ये तो मेरे पति की अंतिम निशानी है, क्योंकि वो अब नहीं रहा। तो उसने कहा या तो आप मुझे अपने मायके भेज दीजिए या मैं अपने आप कुछ कर लूंगी। तो वो ये मतलब अपने बच्चे के लिए वो बोल उठती है, वो उनको नहीं सहन करती है कि मेरे बच्चे को यदि कुछ हो गया तो मैं इन सब रीति रिवाजों के चक्कर में, तो वो रीति रिवाज जो गलत है, जो केवल औरत को दबाने के लिए ही ऐसे समय में रखे जाते हैं, यही स्थिति जब पति के प्रति होती है तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी कई कहानियां हैं जिन जी पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश जी की है। बिल्कुल और साथ ही में मेरा छोटा भाई भी जुड़ा है, रविंद्र श्रीवास्तव, जी उनका जी स्वागत करना चाहूंगी, और हम्म, क्रांति कनाटे जी का स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे इस कहानी संग्रह की भूमिका लिखी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सुंदर, तो बहुत धन्यवाद सुंदर। कि बहुत आपने बहुत और बधाई हो आपको। बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर धन्यवाद। इंदु झुंझुनवाला से बोलूंगी कि वो इस पर कुछ अपनी बात रखे। नहीं उषा जी ने जिनका स्वागत किया है, मैं चाहूंगी कि हम्म, वो एक बार पटल पर आए, और चूंकि उषा जी ने उनका स्वागत किया हाँ है तो पटल पर उपस्थित है देखिए सब। हाँ, क्रांति जी कि आए। एक मिनट में उनको पटल पर ले। हम्म, वीडियो बंद है सबका या रविंद्र नारायण श्रीवास्तव जी हैं, एक राजेंद्र जी हाँ। श्रीवास्तव जी है, एनके श्रीवास्तव जी। कृपया आपका वीडियो खोल लें एक बार। जी जी एनके श्रीवास्तव जी, और आप सभी का स्वागत कर रही हैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, हमारी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ये संस्थापक अध्यक्ष है। इनका परिचय मैं दे दूं आप लोग को। एनके एनके श्रीवास्तव, राजेंद्र श्रीवास्तव, आप लोग अपना वीडियो खोल लें एक बार। म्यूट है आपका इंदु जी, म्यूट है, आप अनम्यूट होइए। म्यूट है आपका इंदु जी। इंदु जी आप म्यूट हैं। हाँ, ओ सॉरी, हाँ म्यूट है। मैंने कहा रविंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्रांति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी ने आपको बहुत सारे बधाई और आपका आभार भी व्यक्त किया है। तो उषा जी, अब मैंने इनका सबका वीडियो खोल दिया है, आप लोग इनके श्रीवास्तव जी ने अपना वीडियो नहीं खोला उन्होंने है। भी नहीं खोला, राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने भी नहीं खोला है। तो चलिए राजेंद्र जी कोई तो बात हम नहीं, मिल हम चुके इनको हैं। बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है क्रांति जी और रविंद्र जी। और उषा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, मैंने आपकी कहानियों को पढ़ा जी और मैंने ये देखा है कि उसमें आपने लघु कथा के पैटर्न को अपनाया है। बिल्कुल। मतलब ज्यादातर कहानियां रोचक कब बनती हैं, अगर लघु कथा होती है ना, तो वो संदेश जो देना हो कहानी के माध्यम से वो बहुत कम शब्दों में अपने आप आ जाता है। और पढ़ने वालों के पास जितना सा भी समय होता है, मतलब आप थोड़े से समय में भी उसको पढ़ सकते हो। 5 मिनट का आपको समय है तो आप 2 कहानियां आराम से उसको पढ़ पाते हो। तो आपने लघु कथा ही लिखने की क्यों सोची? उसके पीछे आपका क्या कारण था? कहानी भी तो लिख सकते थे आप। जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है इंदु जी, और आपने इस पॉइंट को मतलब समझा, या आपने देखा कि मेरी ज्यादातर लघु कथाएं, उसमें कहानियां भी हैं, छोटी कहानियां भी हैं, लंबी भी है, लेकिन वो अगले 3 और 4 भागों में हाँ है। प्रथम और हाँ, द्वितीय भाग में मेरी ज्यादातर लघु कथाएं ही ज्यादा हैं। लघु कथाई है जी। जी, तो उनके पीछे यही उद्देश्य है कि जैसे आज सभी भागती दौड़ती दुनिया है और किसी के पास समय नहीं है, तो सोचा कि वो पढ़ भी ले और उसका पीछे का संदेश या उसके पीछे की जो घटना है या कहानी को उसको भी जान ले। तो इसलिए लघु कथा, और मैंने जब से लघु कथाएं पढ़ना शुरू किया है या इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। और दूसरे पटलों पर भी मैं ऐसी लघु कथाएं मैंने कुछ समय से लिखती आ रही हूँ और इसका संपादन भी किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है किसी को, कि वो होता है ना सतसई के दोहे की तरह, सतसैया के दोहरे, हैं? बाहर से छोटन लगे घाव करे भीतरी। तो वही कुछ सोच के रसैया मैंने, के दौरे, जो बाहर नावक के तीर। बाहर से छोटे जो नावक के के थे। घाव करे गंभीर। हम्म, हाँ जो जी, जी
जी, जी। तो यही सोच के मुझे ये विधा बहुत अच्छी लगी और मैंने अपनी कलम चलाई और काफी कोशिश की है कि मेरी कहानियों के ज्यादातर 90% या 80% जो इसमें कहानियां हैं वो लघु कथा के रूप में ही हैं। तो इसलिए मैंने उस कोशिश की है। इसको देखने के बाद, आपके संग्रह को देखने के बाद एक और प्रश्न आता है कि आपने इसमें अलग-अलग भाग किए हैं। जी तो मैंने जानने की कोशिश की कि जो आपका कथाक्रम भाग 1, कथाक्रम भाग 2 और इस तरह से आपके कथाक्रम जो है वो जी लगातार बढ़ते चले गए हैं। मतलब जी आपने कथाक्रम के आधार पर आपने 4 भाग किए हैं। जी तो ये जो आपने 4 भाग किए, ये किसी विषय पर आधारित है, ऐसा मुझे समझ में नहीं लगा, क्योंकि सभी कथाओं के अंतर्गत आपने इंद्रधनुषी रंगों की तरह अलग अलग बहुत सारी कथाएं ली हैं अलग अलग जी विषयों पर। तो जी ये किस आधार पर आपने ये विभाजन किया? जी, वो शायद एक झलक में न लगे, लेकिन मेरी कोशिश रही है। तो मैंने प्रथम भाग की रचनाओं की जो कथाएं या लघु कथा या जो भी है, उसको हम्म, मैंने मानवीय करुणा और सामाजिक यथार्थ की परतों को उसके माध्यम से छूने की कोशिश की है, जिनमें जी। जो मुख्य रूप से बुढ़ापे की लाठी है, बेटे की चाह है, माँ की दुनिया हम्म। है, ऐसी जो कहानियां हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक है। तो आप जब इस दृष्टि से देखेंगे तो शायद, क्योंकि एक बार पढ़ने में तो ये सब बात नहीं समझ में आती है और मुझे भी बहुत समय लगा इनको अलग अलग उसमें छाट करके हाँ, 4 मुझे भागों भी में समय डाल लगा कर। कि मैं इसको समझने की हाँ कोशिश करूं, क्योंकि जी पहले कथाक्रम में आपकी बुढ़ापे की लाठी और गाय की रोटी, जी जी वर्क जी फ्रॉम जी होम, तो ये सारी जो है ना एक पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं या हाँ परिवार के अंतर जो हम देखते हैं, वो सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, जी वो सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन जब दूसरे में मैं देखती हूँ तो वहां पर भी जैसे त्योहार की बात कर लें तो गणेश चौथ या हृदय परिवर्तन या बड़े दिल वाला या घर घर की कहानी, तो कहीं मुझ में उसमें भी मुझे वो थोड़ा सा रस दिखता है। हाँ लेकिन आपका उद्देश्य जरूर अलग होगा, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रही जी हूँ। जी, बिल्कुल आपका पूछना सही है। इसमें मैंने नैतिक और पारिवारिक संस्कारों से संबंधित रचनाओं को महत्व ओके। दिया है और उसको जी। विभिन्न भागों में इसमें दूसरे भाग में डालने की कोशिश की है। और तीसरे भाग की जो हम्म। रचनाएं हैं उसमें मैंने सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ भीतरी बाहरी संघर्ष और मानवीय ओके। आकांक्षाओं को दर्शाने की कोशिश की है, हम्म। जिनके अंतर्गत आस्था की जीत, काला सफेद धन, अपना घर, कसक आदि रचनाएं आई हैं उसमें। और चौथे भाग की रचनाओं में स्त्री जीवन की विविध भूमिकाओं में जो दरकती संवेदनाएं हैं और जो अदम्य जीवना शक्ति है उसको कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश की है। ये कोशिश। ऐसा मेरा प्रयास है जिसके अंतर्गत मातृत्व है, मातृत्व अवकाश है, बेचारी है, अपने तो अपने होते हैं, रोशनी जिंदगी की, चांदनी, अ, आज के श्रवण कुमार आदि रचनाएं हैं। तो इस तरह मेरी कोशिश इनको अलग अलग भागों में बांटने की इस तरह रही। हाँ, तो मैं सभी बिल्कुल को ये बताना चाहूंगी कि देखने में ये कथा संग्रह छोटा सा भले ही लगता हो, लेकिन इसमें 65 कहानियां, संस्मरण और जो इनकी भावनाएं हैं उसको इन्होंने व्यक्त किया है। और आपने जैसा कि कहा कि चंदा जी ने थोड़ी अतिशयोक्ति कर दी है, तारीफ कर दी है, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में एक तो लघु कथाएं वैसे ही बड़ी जल्दी असर कर जाती हैं, और क्योंकि जल्दी आदमी पढ़ पाता है, कम समय में पढ़ पाता है, जैसे आपने कहा। दूसरा क्या है कि और लिखा गया भी सरल हृदय से है, तो वो भाव भी बड़ी सरलता आपको जिस तरह से छूते हैं ना, पाठकों को उसी तरह छू जाते हैं। तो वो एक बड़ी बात होती है कि जो आप कहना चाहती है उस पर पाठकों को चिंतन मनन या मंथन करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपका संदेश सीधा उन तक पहुंच जाता है। तो उसके कारण भी वो हृदय स्पर्शी भी होती है और आनंददायी भी होती है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी इन कथाओं में, जो सबसे खास विशेषता है, कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है तो एक संदेश भी छुपा है। कहीं ना कहीं एक नैतिक आस्था की बात भी वहां पर छुपी हुई है अनैतिकता के बीच में। और ये बिल्कुल आम जीवन की रोजमर्रा की जो चीजें होती है ना, रोजमर्रा की जो हमारे आसपास जो भी चीजें देखते हैं हम, उसमें जो आपका
रचनाकार का जो हृदय संवेदनात्मक होता है वो उसको पकड़ पाता है, और उसको पकड़ के आपने इसमें लेखनी में, अपनी लेखनी में बद्ध किया है, तो निश्चित ही आप बधाई की पात्र हैं। और अभ्युदय से, अभ्युदय पटेल को तो अभ्युदय की ओर से भी बधाई भी और आपको आभार भी देती हूँ। चंदा जी, तो आप क्या कहना हाँ, चाहेंगी? अब आप बता मैं सकती हैं अब बिल्कुल, कि आप सही आपने जो बोल रही कहा हैं, था, तो बिल्कुल भी उस पर किसी कथा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल एकदम सही कहा आपने जी। कि सचमुच में इनकी जो कहानियां हैं, हर कहानियां कोई ना कोई संदेश देती प्रतीत होती है, सभी कहानियां। और मैंने देखा है कि जैसे कि कोमल भावनाओं को अपनी लेखनी में पिरो करके किसी के भी मन मस्तिष्क को छूना इतना आसान काम नहीं है जो आपने किया है। और कई मुद्दों पर तो आपने समाज की जो जागरूकता लाने की चेष्टा की है कई विषयों पर। जैसे कि एक कहानी आपकी है वो चांदी का जूता, और जैसे कि वो बुढ़ापे की लाठी। तो सचमुच में आजकल का जो चलन हो गया है ना, कि बच्चों को पढ़ने के लिए हम विदेश भेज देते हैं और बच्चे वहां जा करके वहीं बस जाते हैं और माँ बाप यहाँ अकेले रह जाते हैं। तो ये बहुत अजीब सी बात है। और माता पिता बहुत खुशी से भेजते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती की है, लेकिन वो समय निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके बावजूद भी विदेश पढ़ाने का लालच एक माँ बाप में क्यों है, ये समझ में अभी तक नहीं आया। और एक जगह आपने वो चांदी का जूता जैसे लिखा है आपने, जी उसमें जी जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी बातें रखी है जो समाज में जागरूकता ला सकती है। अगर कोई भी पाठक उसको ध्यान से पढ़ता है तो उसे समझ में आएगा कि हमें कहाँ कब और क्या सुधार करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका हाँ, प्रयत्न इसी सच। संदर्भ में इनकी एक और कहानी है जो जैसे आप बोल रहे हो, हाँ बेटे हाँ की चाह। हाँ, बेटे की तो चाह। ये अच्छा। जो समाज की भी जो मानसिकता है, आज हाँ, भी ये मानसिकता। मानसिकता दिखती है कि बेटी की जगह जो बेटे की चाह बनी हुई है, हम्म, वास्तव में आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपने सिर्फ नैतिकता की बात ही नहीं की है, आसपास की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के आज के समाज में जो कुरीतियां हैं, कुरीतियां उसको भी कहीं ना कहीं आपने अपनी लेखनी में उजागर किया है। ये उजागर भी किया, अपने आप में विशेष बात होती विशेष है। बात। और तो ये धर्म को लेकर भी इन्होंने एक जो कहानी लिखी गाय की रोटी, वो बड़ी बहुत मार्मिक कहानी है कि गाय को रोटी देने से तो धर्म होता है, लेकिन एक बच्चा भूखा है उसको जी खिलाने से धर्म नहीं होगा। तो कितनी अजीब सी, जैसे कि अभी इंदू जी ने कहा कि मानसिकता, सचमुच में ये कैसी मानसिकता है कि धर्म का नाम लेकर के आप एक बच्चे को तो भूखा रख रहे हैं। भूख लग रही है तो वो जूठे चाय में से, मतलब पढ़ करके उसको तो मेरे आंख में पानी आ गया कि चाय के जूठे, वो क्या बोलते हैं, सिकोड़े से एक एक हम्म, बूंद चाय ला ला के चटा चटा के अपनी बहन को खिला रहा है और उसकी भूख मिटा रहा है। तो कितनी अजीब सी बात है कि हम ये, और वहां पर खड़े लोग हंस रहे हैं या देख रहे हैं। तो अजीब सी मानसिकता है ये। सचमुच में हम बोलते हैं कि हम समाज में कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर सुधार की बहुत जरूरत है। और ये आपने समाज में जागरूकता लाने के लिए बहुत सुंदर विषय उठाया है। तो ये पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और निश्चित ही हमारे पाठक भी पढ़ करके इस चीज को समझेंगे, जैसे जहां चाह वहां रहा, सच्ची खुशी। तो ये सब कुछ कहानियां हैं, घर की नींव, तो ये सब कुछ कहानियां हैं आपकी जो हमें प्रेरित करती है कुछ नया करने के लिए। तो तो सचमुच मैं में। उषा जी चाहूंगी कि आप गाय की रोटी जो है, जैसा चंदा जी ने अभी कहा, जी। बहुत छोटी सी कहानी है। हाँ, तो बहुत छोटी सी है। किस तरह से आपने कहा ये चीज, कुछ देखी, अनुभव किया या कल्पना की? तो पहले आप उस कहानी को सुना दें और उसके बाद उस पर थोड़ी सी बात आप बताएं। एक्चुअली ऐसा अक्सर देखते हैं, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम सभी पुण्य कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम्म, और दान वगैरह करते हैं, मंदिरों में पूजा करवाते हैं, और एक नाम कमाने, पुण्य के साथ नाम भी कमाना है ना हमको, कि ताकि लोगों को पता चले कि हम इतना दान धर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए लोग रेगुलरली गाय को रोटी देंगे, चारा देंगे, या ऐसे ऑर्फनेज में कुछ दान देंगे, वो देंगे। गौशाला में जा करके, हाँ हाँ। हाँ, वो सब करते हैं, पर वास्तव में जिनको इसकी आवश्यकता है, इसका मतलब मेरा कहने का ये नहीं कि वहां नहीं करना है, लेकिन जब आप उसी के सामने, वो छोटा सा बच्चा, उसको केवल 2 रोटी चाहिए थी, उसने जब हाथ बढ़ाया तो उसको उसने धुतकार दिया और गायों को डाल के चला गया।
तो कहने का मतलब है उसका उद्देश्य केवल है कि मैं गाय को दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और मेरा परलोक सुधरेगा, या जो भी उसके पीछे मंशा हो, या वो दिखावा भी हो सकता है कि वो रेगुलरली आकर ऐसा करता है, तो वो बच्चे को नहीं देना चाहता। लेकिन मैंने इसमें लास्ट में इसीलिए ये लिखा है कि गाय चारा खा सकती है, वो बच्चा तो चारा नहीं, उसको तो रोटी दे सकता था, हाँ गाय को इसकी जगह वो चारा दे सकता है। तो कहने का मतलब है मनुष्य ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वह केवल एक दो रोटी देने से उस बच्चे की भूख मिट जाएगी, उसको कितना आशा लेकर के सामने खड़ा है। तो यही बात उसके माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि क्रांति जी इस संबंध में कुछ बोलें, क्योंकि इन्होंने भूमिका लिखी है और ये सबसे पहले मेरी रचनाओं की पाठक रही है, तो ये अवश्य कुछ प्रकाश डाल पाएंगे इस बारे में। क्रांति जी, आप अपना माइक ऑन करें पहले। आपका माइक ऑफ है। जी अनम्यूट कर ऑन ले। हो गया अब तो? नहीं क्रांति, नहीं, नहीं हाँ अभी हुआ है। आवाज हो गया, सुनाई अब दे तो रही कर है, दिया अनम्यूट। पर अच्छा, इसमें म्यूट आवाज दिख तो रहा है। आ रही है। अब अच्छा, तो अनम्यूट बोलिए। हो गया इधर से। ठीक है, बोले। मेरे, हाँ, आ रही है आवाज जी? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आवाज आ आ रही रही है, आपकी पिक्चर नहीं आ रही है शायद, है ना? हाँ, आप हाँ बोले जी, बिल्कुल बोलिए। पिक्चर तो मेरी। हाँ, आ रही है। क्रांति जी, अब आप मैं बोले। सबसे पहले तो हाँ, हार्दिक अभिनंदन उषा जी। और मैं आपकी पहली पाठक ही नहीं हूँ, मात्र प्रशंसक भी हूँ, इसका ख्याल रहे। प्रशंसक भी हूँ। और आप साथ ही आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और अवसर दिया है कहने का। असल में मैं अपने गांव में हूँ और घर के बाहर आकर के बैठी हूँ दालान में कि नेट कैच कर सके। तो एक ही बात कहनी थी कि ये केवल कसक जिंदगी है, ये हमारे समय की भी कसक है। और उषा जी के पात्र जो हैं वो इतने, उन्होंने कभी अखबार की कतरन से ले लिए हैं, कभी अपने आसपास के जीवन से उठाए हुए पात्र हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे रही हूँ मैं। और मैं पूरा प्रोग्राम, ये थोड़ा नेटवर्क इन्होंने बताया था हाँ, कहीं नेटवर्क। गांव में है तो नेटवर्क की समस्या। श्री उषा जी, आपसे आज्ञा लेकर के ये गाय की रोटी जरूर मैं यहाँ पर एक कहानी रखना चाहूंगी, जरूर जरूर जिसके बारे सुनाइए। में अभी आपने कहा है। जी मैं चाहूंगी कि दर्शक सभी उसको सुने, और उसके साथ साथ मैं आपको नाम भी बताऊंगी जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कहानी इस तरह से, इन्होंने बहुत छोटी सी कहानी है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। और ये कहानी एक नमूने की तरह मैं यहाँ रखना चाहूंगी, क्योंकि 65 कहानियां आपको नहीं सुना सकते, 6 भी नहीं सुना सकते। लेकिन एक कहानी जरूर मैं सुनाऊंगी, और फिर एक हम उषा जी से भी जरूर सुनेंगे। जी ये अवश्य। कहानी कहीं ना कहीं बहुत दिल को छूती है कि आज भी श्रद्धालु भक्त मंदिर के गौशाला में गायों को रोटियां डालने आए थे। कुछ खाना मिल पाने की आस में वहीं मैला कुचेला कपड़ों में एक खड़े एक छोटे बच्चे ने जब यह देखा, तो दौड़कर बड़ी बड़ी आशा से गौशाले के पास खड़ा हो गया और रोटी पाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह रोटियां गायों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। और पुण्य कमाने के लिए भक्त गायों के सामने रोटियां फेंक कर चले गए। इससे पहले कि गाय रोटियों तक पहुंचे, उन गिरी हुई रोटियों को झपट कर बच्चे ने दौड़कर अपने लिए सिर्फ 2 रोटी ही उठाई, और बड़े संतुष्टि से वह गाय की रोटी खा रहा था। उन्हें कैसे समझाएं, उन लोगों को कैसे समझाएं जो पुण्य कमाने के लिए उस बच्चे की जगह गाय को सिर्फ रोटियां डालकर चले गए। गाय चारा खा सकती है, मनुष्य नहीं खा सकता। मनुष्य का चारा तो रोटी ही है। दान करने से अधिक पुण्य भूखे को भोजन देने से मिल सकता था। तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह रह जाता है कि जो हम कर रहे हैं, जैसे कि सवाल अभी किसी ने यहाँ पर लिखा भी कि यह मानसिकता है जो आपको देख रहे हैं, उनमें किसी ने ये लिखा कि गाय की रोटी जरूर सुना दीजिए। शशि लाहोटी जी ने कहा था। अच्छा तो शशि जी, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। और किसी ने यहाँ पर कहा था कि दान धर्म लोग दिखावे के लिए करने लग गए हैं, तो यह सही नहीं है। शकुंतला डुमरेवाल जी ने, जो कि कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मैं एक बार उन सभी का नाम ले लेना चाहती हूँ। मंजू शर्मा जी, शकुंतला डुमरेवाल जी, ममता सिन्हा जी। ममता सिन्हा जी तो हमारे जून से भी जुड़ी हुई हैं अभी। ये सभी बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और
उसके अलावा भगवती जी, ज्योति जी, ये भूमिका श्रीवास्तव जी, शशि लाहोटी जी, मंजूश्री गुप्ता जी, और बहुत सारे अजय कुमार उपाध्याय जी, राजकुमार शाह जी जो मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं, अजय कुमार उपाध्याय जी रांची से जुड़े हुए हैं, पूनम एम बेलानी जी जुड़ी हुई हैं, छत्र छाछा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आशा रानी शरण जी जुड़ी हुई हैं, और उसके अविनाश भटकर जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। यशपाल भाई शुरू से हमें सुन रहे हैं भगवती सक्सेना जी के साथ साथ, और उसके साथ सविता भुवानिया जी शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई है और सुन रही हैं और आपको बधाई दे रहे हैं। कविता शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे नाम जो कि पहले भी चले गए हैं जो शुरू से हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल मैं उनका नाम नहीं देख पा रही हूँ। ज्योति तिवारी और भगवती जी ने फेसबुक पटल संभाल रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई। और सभी सुनने वालों को उषा जी की तरफ से और अभ्युदय की तरफ से ढेर सारी बधाई और आभार देती हूँ, और जिनका नाम मैं नहीं बोल पाई हूँ उनसे क्षमा भी चाहती हूँ। तो अब चंदा जी आगे आप भी कोई कहानी जो कि इनकी जो आपको बहुत पसंद आई हो, उसके बाद हम अंत में उषा जी से एक कहानी सुनेंगे जो उनकी बहुत पसंदीदा हो। हाँ, और मैं कहानी बोलने के पहले मैं जानना चाहती हूँ उषा जी कि आपके जो जो भी रिलेटिव जुड़े हैं वो कुछ कहना चाहेंगे पहले कुछ? उनसे हम बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कि जी। कविता शास्त्री जी भी बोल रही हैं कि काश इस मानसिकता को हम बदल सकते थे, बहुत बदल सुंदर। सकते। तो सचमुच में बहुत आवश्यकता है इस बहुत मानसिकता को। सुंदर बात कही है उन्होंने। सचमुच में हम इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। तो जी। आपकी कहानी मुझे एक तो जीवन का मूल्य बहुत अच्छी लगी थी, और एक जो आपने वो रिवाज जो सुनाई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने वो पढ़ी थी कि किस तरह उसने अपना स्टैंड खुद लिया कि मैं अपने पति की आखिरी निशानी को इसमें कभी भी इस तरह से नहीं जाया होने दूंगी, और उसने स्टैंड लिया अपने लिए और जाकर अपनी सास से बात की, और सास ने तब उसको गले से लगा लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिवाजों से ऊपर उठ करके उसने किस तरह अपनी बात रखी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप चाहें तो ये कहानी, आपने ये कहानी शायद सुनाई थी, आपने ये कहानी सुनाई भी थी और मुझे ये बहुत पसंद आई थी। और पुस्तकों का महत्व भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। सचमुच में एक पुस्तकों का महत्व कौन समझ सकता है? साहित्यकार, रचनाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, वही जान सकता है। तो क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, आप सर्वप्रथम तो मैं उन सभी दर्शकों का जो फेसबुक और जूम के माध्यम से जुड़े हैं और बराबर अपने प्रश्न या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कुछ कहानियों की या लघु कथाओं की चर्चा की है जो आपको बहुत पसंद आई, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको कहीं ना कहीं उनमें कुछ लगा कि कुछ बात ऐसी कही गई है जो जिसने आपको छुआ। तो आप चाहें तो मैं जीवन मूल्य को भी और संक्षिप्त करके हाँ, वो सबको और सुनाना एक चांदी का चाहूंगी। जूता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, चांदी का बिना जूता का रिश्वत मैं के, सार बता दूंगी तो थोड़ा हाँ, बिना कम रिश्वत कर। के कुछ कर नहीं सकते। ये जी सचमुच जी में ये भी एक मानसिकता ही एक तरह से कि जी आज कोई जी काम हम करने जाते हैं तो बिना जी रिश्वत के, आज स्कूल में एडमिशन भी बच्चों का नहीं हो बिना पाता। उसके नहीं होता है। ये सबसे मतलब हास्यास्पद बात है एक, कि कितनी जी अजीब सी बात है कि हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वहां पर भी हम पैसे देंगे तो बच्चे का एडमिशन होगा। तो बड़ी अजीब सी बात है। ये बाकी जगहों पे तो है ही है, चाहे वो कहीं भी हो, सामाजिक में देख लीजिए, कहीं बच्चों की स्कूल की खाली बात नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में हो, कहीं सरकारी काम हो, या कहीं ऑफिस में हो। आज नौकरी के लिए पढ़े लिखे युवा घूमते रहते हैं, लेकिन जिनको रिश्वत नहीं दे सकते, जो उनका कहीं से भी नौकरी उनको नहीं मिलती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। वो बैठे रहते हैं, और कोई के भाई भतीजावाद वाली बात है कि जो उस ऑफिस में काम करते मालिक, उनका कोई आ गया रिश्तेदार तो उनको जी जी नौकरी मिल जाती है। तो जी ये सब बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे समाज की, और इसको हम किस तरह दूर कर सकते हैं, ये एक सवाल बन के खड़ा होता है। तो बिल्कुल इस बारे सही। में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी अवश्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको जीवन मूल्य को संक्षिप्त रूप में सुना दूं, जिसमें बताया कि एक पाखी नाम की लड़की है जो सिटी बस से ट्रेवल कर रही है, और वो देखती है एक बूढ़ी औरत और एक गर्भवती महिला को, और उनको कहीं जगह नहीं मिलती है सिटी बस में, दोनों खड़ी हुई हैं। तो पाखी को बड़ी दया आ जाती है उनकी स्थिति देख करके, और वो कुछ बैठे हुए लोग जो जवान थे और जो उठ सकते थे, तो वो कहती है तो कोई भी खड़ा होने की कोशिश नहीं करता, मतलब कोई भी उनकी मदद नहीं मोहम्मद करता है। और यहाँ तक कि कंडक्टर भी वैसा ही है,
तो वो बेचारी काफी देर तक खड़ी हो, और अब पाखी क्या करे, वो कोशिश ही कर सकती थी। और जैसे कहते हैं ना, सब लोग बंद आंखों से देख रहे थे, जैसे उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका दर्द या उनकी परेशानी। और जब उनका स्टाफ आ गया और वो उतरने लगी, तो वो बेचारी, क्योंकि वो गर्भवती है और ये इधर बूढ़ी माँ है, तो कंडक्टर जोर से चिल्लाता है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जल्दी उतरो, मैं कब तक बस रोक के खड़ा रहूंगा। तब पाखी को इतना गुस्सा आता है कि इसी जगह यदि तुम्हारी माँ बहन होती तो क्या तब भी तुम ऐसी बात कहते। तो ये बात कहीं ना कहीं आज के युवा पीढ़ी से मैंने कहलाने की कोशिश की है कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझने की कोशिश कर रही है बिल्कुल। कि जो जिनको जरूरत है मदद की, उनको हम क्यों नहीं मदद करते हैं। और उसने सहारा देके उतारने की कोशिश की, और इस तरह से वो बूढ़ी माँ ने, और उन्होंने भी एक तरह से उसको आशीर्वाद दिया। दूसरी, आपने जो चांदी का जूता कहा जिसमें अनिमेष है, उसको अच्छी जगह, बहुत अच्छी लोकेलिटी में अच्छे दामों पर प्लॉट मिल गया, लेकिन वो बड़ा आदर्शवादी बनता था, इसलिए उसने कहा कि मैं तो बिना रिश्वत के ही इसकी रजिस्ट्री करवाऊंगा। और उस चक्कर में वो रोज चक्कर काटता रोज रहा, चक्कर काट रहा था। कुछ नहीं हुआ। वो जुगाड़ू राम जो है, उसने एक दो बार पूछा भी, भाई क्या तकलीफ है, कुछ मदद चाहिए तो, लेकिन वो अपनी उसमें था कि नहीं, मैं तो कोई रिश्वत नहीं। पत्नी ने भी कहा कि तुम बोल दो तो मैं अपने भाई से ये काम करवा लूंगी, तो उसने कहा नहीं, मैं ही करवाऊंगा। आखिरकार 15-20 दिन में वो परेशान होकर उन्हीं की शरण में जाना पड़ा, और उन्होंने कहा इतने इतने रुपए यहाँ यहाँ दे देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। और उसने वही किया। और उसको उस दिन रजिस्ट्री बड़ी, क्योंकि वह भी रोज छुट्टी लेकर के और चक्कर काट के परेशान हो चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा यथार्थ है, ये जो हमारे देश में या सरकारी ऑफिसों में ये जो कुछ होता है, ये इसकी सच्चाई है। आजकल तो काफी कुछ मैंने कर्नाटक में देखा है कि चीजें बेहतर हो गई है, और ऑनलाइन हो जाने से भी चीजें इतनी बुरी नहीं है, लेकिन एक समय था और अभी भी बहुत हद तक ये चीजें चल रही हैं। तो बिना चांदी का जूता हमारे काम नहीं चलता। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है उषा जी। ये बहुत बड़ी सच्चाई से हम नकार नहीं सकते हैं कि अगर हमको कुछ काम करवाना है तो हमें चांदी का जूता मारना पड़ता है। लेकिन इससे कैसे हम निकल सकते हैं? बात तो यहाँ पर ये है कि हम इस चीज से निकले कैसे, क्योंकि सारा सिस्टम ही वैसा हो गया है। यही प्रॉब्लम है। और लेकिन बात वही आती है ना कि एक अकेला क्या कर सकता है। अगर जैसे उसके मन में आया, उसने काफी दिनों तक उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं लेना, अंत में उसे करना ही पड़ा वो। तो वही बात आ जाती है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा सारे सिस्टम में परेशानी है, तो इस सिस्टम को उसके लिए एक मुहावरा है चंदा जी, उसके हाँ लिए एक मुहावरा है कि हाँ पूरी पानी में ही भंग पड़ी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वही बात है। तो उसको हम तो चाह के दाल में नहीं सुधार कंकड़ नहीं पाते है, हैं। कंकड़ में दाल है। कंकड़ कंकड़ में में। दाल है। और एक बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, चांदी के जूते, मुझे अचानक अभी याद आ गया। ये जी। बालशोरी रेड्डी जो माने हुए हमारे चंदा मामा के संपादक रह चुके हैं हम्म, और जाने माने साहित्यकार, उनकी मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो चांदी जी। के जूते के नाम से थी, लेकिन उसमें चांदी का जूता उन्होंने जो कहानी लिखी थी, वो कहानी है कि जब वो दहेज में लड़के वाले उनसे काफी कुछ मांगते हैं हम्म कि इतना इतना आपको ये देना पड़ेगा, तो लड़की वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन वो मेन हाल में उन्होंने उसे चांदी का जूता बनवा करके और हम्म वहां रखा। और हम्म जब लड़के वाले ने पूछा कि ये आपने मेन इसमें चांदी का जूता, तो क्या आपने ही तो मांगा था। मतलब तो उनकी वो सच्चाई को बताया, या उसकी इस बात को, लालच को सबके सामने उजागर कर दिया कि आपको ये चांदी का जूता मैंने मारा है हम्म क्योंकि आपने इसकी मांग की है। हम्म। वो एक्चुअली बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी, तो मैंने हाँ, उसका सारा वो वो चेंज अपनी करके लेखनी और में, मैंने उस हाँ तरह से लिया। बहुत बहुत सुंदर बात कही। वास्तव में चांदी का जूता एक मुहावरा ही है कि जी जिसका अगर कोई सीधी रास्ते से बात नहीं सुनता तो उसके ऊपर चांदी का जूता उसके मुंह पर मार दो, कहने का अर्थ ये होता है। जी और मैं बताना चाहूंगी कि सुनैना दीवान जी, अंजू भारती जी, और संतोष भाऊवाला जी, और भी काफी, पूनम, एक मलानी का नाम तो मैंने लिया, ममता मालपानी तपरिया जी, और काफी नए लोग भी अभी जुड़े हैं और आपको सुन रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये चर्चा चल रही है। इसमें मैंने एक बात आपकी कहानियों में और देखी, जैसे विषय की विविधता के आधार पर अगर मैं कहना चाहूँ तो उसमें जो खास बात थी कि आपने दर्शन को भी छुआ। जब हम अनंत यात्रा को पढ़ते हैं तो उसमें दर्शन की बात आ जाती है, जीवन दर्शन की बात आ जाती है। वही एक
जो स्थिति बनती है, एक मानसिकता, मनोविज्ञान को भी आपने यहाँ पर एक रखा है। जब मैं आपकी शिष्टाचार कहानी, वो मैं यहाँ पर थोड़ा रखना चाहूंगी, क्योंकि वो हम लोगों को, सबको आज उसको समझना चाहिए। बच्चों का जो मनोविज्ञान है हम समझ नहीं पाते हैं, और उसके बाद हम दोष भी बच्चों को देते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तो वो सीखता कहाँ से है? हमारे माहौल से। तो उसके बहुत छोटी सी लघु कथा है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे में बता दूं, जिससे जरूर आप जरूर। सभी जान पाएंगे कि कितनी तो विविधता इनकी कहानियों में है, और किस प्रकार से इन्होंने उन सारे विषयों को छूने का प्रयास किया है। 7 वर्षीय भावेश ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ शिष्टाचार क्या होता है? ध्यान से इस कहानी को बहुत समझने की बात है कि माँ शिष्टाचार क्या होता है। माँ ने बहुत ही प्यार से भावेश की ओर देखा और कहा कि सभी के साथ प्यार और सम्मान से बोलना, ऊंची आवाज में बात न करना, अभिवादन करना, ये सब शिष्टाचार हैं बेटा। माँ, क्या शिष्टाचार सबके लिए अलग अलग होता है? नहीं बेटा, ऐसा थोड़े ही होता है। नीरा ने प्यार से अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए कहा। अच्छा, यह बताओ माँ, क्या शिष्टाचार का पालन केवल बच्चों को ही करना होता है, बड़ों को नहीं? नीरा अपने शब्दों को लंबा खींचते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो सभी के लिए होता है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप तो दादी से रोज ऊंची आवाज में बोलती हो और लड़ती भी हो। इस अप्रत्याशित प्रश्न से नीरा का चेहरा फक पड़ गया, और उसने पश्चाताप के आंसू लिए माँ जी की ओर देखा और क्षमा का भाव लिए हाथ जोड़ दिए। शिक्षा छोटे बच्चों से भी मिल सकती है। तो बात यहाँ शिक्षा मिलने की नहीं है मुख्य रूप से, जो कि इनकी अंतिम लाइन थी। बात मुख्य ये है कि हम जो व्यवहार अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और बोल करके जो हम सिखाना चाहते हैं, बच्चे वो कम सीखते हैं, वे देख कर ज्यादा सीखते हैं। तो वह देख कर सीखता है एक बच्चा। बच्चों के मनोविज्ञान को हमें समझना है, और फिर हम जैसे बच्चे बनाना चाहते हैं, हमें पहले वैसा बनना पड़ेगा। ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी ये बताती है, जो अपने आप में बहुत ही विशेष बन जाती है। बहुत छोटी सी बात, और बहुत एक बड़ी शिक्षा बड़ों के लिए। तो कैसे आपके दिमाग में ये बात आई? आपने ऐसा क्या या कैसे सोचा इस बात को? ऐसा हम आसपास देखते रहते हैं, काफी कुछ देखते रहते हैं कि हम दिखाते कुछ हैं और वास्तव में हम कुछ और हैं। मतलब दूसरों के सामने हम मीठी मीठी और बड़ी शिष्टाचार की और ऐसी बातें करते हैं, और कोई भी माता पिता या कोई भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चों में कोई गलत आदत हो, वो चाहे वही काम करता हो, लेकिन वो माता पिता कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कुछ गलत सीखे। तो हर माता पिता बच्चों को शिक्षा देते, बेटा झूठ नहीं बोलते, और वही कोई मेहमान आने पे कहते, कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। तो वही ऐसी कुछ बातों को हम अक्सर हमारे आसपास भी घटती है, कभी कभी हमारे साथ भी घटती है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम बच्चों को ये सब कहते रहते हैं, लेकिन खुद उस बात का ध्यान नहीं देते। और बच्चे के मुंह से इसलिए कहलाई कि ताकि वो ठीक तरह से उसको समझ सके कि कैसे ये बात वो आप जो सिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन खुद उस पर पालन नहीं कर रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आपने। सुंदर। धन्यवाद। और इस तरह से मैं देखती हूँ उषा जी की आपकी जितनी भी कहानियां हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग संदेश को लेकर, कहीं नैतिकता को लेकर, कहीं मानवीय भावनाओं को बिल्कुल। उजागर करते हुए, और जो आपका अंतिम जो कथाक्रम है, जिसमें आपने माँ की ममता को ज्यादा महत्व दिया है, और उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो समय हो रहा है चंदा जी, अगर आप कुछ हाँ। पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो कुछ दर्शक जो इनके साथ जुड़े हैं, जो इनके वो हैं, उनकी भी हम बात ले रिश्तेदार। सकते हैं। तो चंदा जी आप बोले। बिल्कुल, उनकी बात हम लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी कहानियों में विविधता काफी है, और सभी विषय को लेकर के इन्होंने लिखा है। सचमुच में समसामयिक घटनाओं को लेकर के जीवन और साहित्य का अद्भुत समन्वय इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो अब हम सच में समय होने वाला है, तो हम इनके जो भी रिश्तेदार हैं उनको जरूर लेना चाहेंगे। तो उषा जी। रविंद्र नारायण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं जी इनका छोटा भाई हूँ। और जी ये जो कथा है अभी लिखा है, लघु कथा, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही होती है, क्योंकि हम बड़े बड़े उपन्यास और ये तो पढ़ना सब भूल गए मोबाइल युग में।
तो और फिर इस कथा का, लघु कथा का जो इनके हर एक टाइटल है वो अपने आप में पूरी चीज बता देते हैं। उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये हमारी ज्वलन समस्याएं हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे समाज में क्या चीज का बदलाव लाना जरूरी है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद सबका करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजेंद्र श्रीवास्तव जी, शायद वो नहीं सुन रहे हैं। इनके श्रीवास्तव जी, चलिए कोई बात नहीं। ममता सिन्हा जी हमें देख रही थी और विभा सिन्हा जी भी जूम से जुड़ी हुई हैं। तो ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये बात चाहती हूँ पूछना। उषा जी की सारी बातें मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। कहानी का शीर्षक ही सचमुच इतना पूछने के पहले मैं खूबसूरत है। चाहूंगी अपना वीडियो खोल लें। तो नहीं खुल रहा चंदा जी मेरा वीडियो, मैंने अच्छा, खोलने कोई के बात नहीं, कोई वो बात नहीं, आप उठा रहा बोलिए। है कि योर, हाँ, यू कैन नॉट स्टे योर, कोई बात नहीं, यू आप टू पीछे स्टार्ट, या कुछ आ अब रहा अब है। आप देखिए, अब आप खोल के देखिए। हाँ, नहीं खुल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात आप नहीं, कोई बोले। जी, कोई बात नहीं, हाँ जी, आ गया। अच्छा लगेगा जी मुझे। नमस्कार, बोले बोले। नमस्कार चंदा नमस्कार। जी, इंदु जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुन के। तो कुछ थोड़ी सी लेट तो हो गई मैं, लेकिन फिर भी तो इतनी इस शीर्षक ही इसका, सभी कहानियों का मतलब मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा शीर्षक है कि शीर्षक से ही मन कर जा रहा है पढ़ने को। और बिल्कुल दूसरी बात है कि लघु कथा जो होती है सचमुच आज के मोबाइल युग में, मोबाइल युग क्या इतना मतलब हार्ड युग है कि इतना बच्चों को आना जाना करना, हम भी इतने रहते हैं परेशान कि छोटी छोटी कहानियों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। और मेरी तो ये कुछ आदत भी है, छोटी कहानियां शुरू से, बड़ी बड़ी कहानियों पर कभी नहीं। प्रेमचंद और भी इन लोगों की कहानियां बड़ी बड़ी जो होती थी मैं कोशिश करती थी, लेकिन पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं थी। तो बहुत ही अच्छी लगी इन कहानियों को, आप पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा। तो उषा जी जरूर को बहुत। जरूर। और दूसरी बात ये भी मैं चाहती हूँ पूछना कि इतना समय कैसे मिलता है, कैसे वो समय निकालती हैं इन कहानियों को इतना लिखने का, और मतलब सोचने की, कैसे चलिए, ये इनके प्रश्न का आप जवाब दे सकती हैं उषा जी कि जी कैसे आप समय जी निकालती हैं। समय जी। ममता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी केवल सुनकर ही आपने मेरे जी बारे में काफी कुछ कहा, या जी मेरी जी, मैं कहानी तो संग्रह हमेशा पे। सुनती हूँ आपकी सब चीज, फेसबुक से सुनती हूँ, जी जी। जवाब नहीं दे पाती हूँ। जी, जी बात समय निकालने की है तो क्या है कि ये कहानी संग्रह एक ही सिटिंग में तो हुआ नहीं है, या एक ही बार में महीने 2 महीने बैठ के नहीं हुआ। ये काफी समय से मैं लिखती आ रही थी, और कोरोना काल में मैंने सबसे ज्यादा लिखी है रचनाएं। वो आप सभी अच्छा, जानते हैं कि हम सभी के पास ऐसा कुछ करने को नहीं था, तो हम किसी जी न किसी साहित्यिक कार्य में या अपनी पसंद के कार्य हमने ज्यादा किए। तो जी कोरोना काल में मैंने ज्यादातर कहानियां पहले से थी, जैसे इसमें 65 है, तो आप सोच सकते हैं कि 30-40 कहानियां तो मेरी लिखी हुई थी। लेकिन फिर जी, उसमें और जुड़ करके, और उसके बाद भी जब तक प्रकाशित होती है आप उसमें एडिटिंग करते रहते हैं, एडिटिंग तो करते नया रहते जोड़ते रहते हैं, जो अच्छी नहीं लगती निकालते रहते हैं। तो समय हैं। अलग अलग समय में, और क्या होता है ना कि जब भी कोई ऐसी घटना आती है और उस पर हम विचार करने लगते हैं, और मन में आता है कि इस पे कुछ लिखना चाहिए, ये गलत है या ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो बस तभी हम कुछ लिखने बैठ जाते हैं। तो ऐसे बनी हाँ, है, बाकी सोच के तो नहीं बनी है कि मुझे आज नहीं कहानी लिखनी है या कुछ नहीं, लिखना हमको ऐसा लगता है कि बहुत ये एक तरह सुंदर। का पानी, जिस तरह पानी का प्रवाह होता है ना, उसी तरह ये भी एक प्रवाह ही है कि अगर एक बार चल दी, कलम चल दी और एक आध कहानी लिख लिए तो फिर मन कर जाता है। बहुत हम बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत सुंदर जी कहा आपने। जी और जी अब समय हो रहा है। विभा जी कुछ राजेंद्र पूछना जी आ चाहेंगे? गए। विभा राजेंद्र जी, जी विभा आप आ कुछ गए कहना शायद, देखिए चाहेंगे? उनको एक बार आवाज लगा लीजिए। जिनको राजेंद्र जी श्रीवास्तव। राजेंद्र जी, आपने आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप को, अपना वीडियो मैं शुरू कर एक्चुअली सकते हैं आप। एक्चुअली कि आपकी तरफ से ही मेरा वीडियो डिसेबल्ड हुआ है। हाँ, अब आप कीजिए, अब ऑन कीजिए, अब हो जाएगा। जी जी। एक्चुअली पहले तो मैं आप सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने मुझे इसमें सम्मिलित किया, और आज जो भी आपकी चर्चा सुनी उससे बहुत अच्छा लगा। और जो कहानियाँ के बारे में आपने चर्चा करी वो सब आज के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ चल रहा है वो सब चीज़ें उन्हीं 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 के ऊपर आधारित है। इसलिए
इसलिए उसमें मैं ज़्यादा कोई उसमें आगे बोलना का कोई गुंजाइश नहीं है, और आप लोग सब ने उसका विवेचन कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरा यही है कि ये आप मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही बहुत कहना बहुत चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आज उषा जी के लिए बहुत खुशी का दिन इसलिए भी है कि उनके भाई उनकी रचनाओं को सराह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उनके साथ हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष बात हो जाती है। नहीं नहीं, क्यों साथ और क्यों नहीं, हम तो शुरू से ही साथ है। नहीं साथ तो होते ही हैं, लेकिन इस तरह पटल और पर एक्चुअली आकर के वो एक्चुअली आपको वन टू वन देख करके बात कर हम रहे हैं ना, आप उनकी रचनाओं हमारे में। परिवार में ये शुरू से ही परंपरा रचनात्मक रही रूप है। में रही है ये। जी बहुत जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खुशी की बात है ये, और जी सचमुच में बधाई के पात्र भी हैं। हाँ, जी, एनके बधाई। श्रीवास्तव जी को भी इंदु जी बुला आपका, लीजिए, हाँ, वो भी आ इनके जाएंगे। श्रीवास्तव जी, इनके श्रीवास्तव जी, वो हमें लग रहा है कि वो पटल पर, हाँ आ गए आ इनके गए। श्रीवास्तव जी आ गए। इनके श्रीवास्तव जी, तो आपका स्वागत है इस पटल पर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बीच बीच में डिस्टर्ब कहना रहा हूँ चाहेंगे बच्चों नहीं, की आपको वजह तो से। कहना ही है। हाँ, देखिए कहना ही है कुछ आपके लिए कोई ऑप्शन ये नहीं है, बहुत कहना अच्छा लगा। चाहेंगे वाला। इसमें मेरे को यही कहना है कि इतनी बड़ी किताब और इतनी अच्छी रचना इन्होंने प्रकाशित की है, जो हमको मालूम ही नहीं पड़ा। अपने घर के रूटीन में ये बना लिया इन्हें, और नहीं, कितना मैं अच्छे तो से सोची काम सबसे किया ज्यादा कष्ट आप ही को हुआ होगा, जब देखो बैठ के है। लिख रही है, चाय मांगो तो बोलती आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, नहीं हमको कष्ट नहीं हुआ, हमको मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि इतना बड़ा काम कर रही हैं ये। लेकिन आपका क्या बात सहयोग है, तो पूरा था ना, क्या बिना बात है, क्या सहयोग के बात नहीं, तो हम लिख तो नहीं सब साथ सकती है, थे। हाँ, सहयोग था सबका। सहयोग तो अच्छा रहता ही। लगा। और इतनी अच्छी आप लोगों ने इतनी अच्छी चर्चा करी कि हमको अब समय, हमने भी पढ़ी नहीं है पूरी किताब उसको, पर हमको अब लगा पढ़ी। कि कितना इम्पोर्टेंट कहानियां हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में काम की हैं और आज भी रिलेवेंट है हमारे लिए। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई इनको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको अच्छे से सराहा है। जी थैंक यू। बहुत सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर बोलते हैं पुरुष सफल होता है तो स्त्री का हाथ होता है, तो स्त्री की सफलता में कहीं ना कहीं पुरुष का हाथ होता है। तो आपके बिल्कुल सहयोग के बिना तो ये संभव ही नहीं है, और मैं देखती हूँ कि आपका सहयोग हर तरफ से पूर्ण रूप से मिलता रहता है। तो आपको इसके लिए मैं उषा जी को बधाई देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा, ये बहुत खास बराबर बात है। मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। शायद ही इनका इतना उत्साहवर्धन नहीं होता तो मैं आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ नहीं कर पाती। क्योंकि होता है ना, जब पीछे से आपको रहता है कि नहीं तुम जो चाहे करो, तुम जो चाहे कर सकती हो, तो तभी तो आपकी हिम्मत होती कि नहीं ठीक है। जब कोई आपके साथ आपको हर तरह का, कहते हैं ना कि जो आपको जरूरत है वो देने को तैयार है, तो आप कुछ कर पाते हैं। तो बिल्कुल इसमें इनका परिवार के अन्य सदस्यों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा इंदु सुंदर। जी, आपसे मिले बहुत टाइम हो गया है। वो कलकत्ता में लास्ट मीटिंग में भी मिला था आपसे। आप कब मिलवा रहे हैं, आप कब मिल रहे हैं? 17 मई को हमारा एक कार्यक्रम है, आर्ट मंत्रम के साथ मिलकर एक हम अलग अलग भाषाओं की एक काव्य गोष्ठी रख रहे हैं, 15 लोगों की। तो उसमें आप लोग जरूर आए, सभी आमंत्रित हैं। तो हम जरूर जरूर मिलेंगे, जरूर सब परिवार सब लोग आए, क्योंकि उसमें अलग अलग जरूर आते हैं, भाषाओं के जरूर। एक एक दो दो कवि, चुनिंदा कवि होंगे जो कि अपनी प्रस्तुति करेंगे, जो कि एक अलग सा कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो जरूर उसकी मिलते हैं सूचना अगली बार। मिलेगी और आप लोग जरूर आए। और अब अंत में उषा जी, आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी तो जरूर से चाहेंगे कि आप अपनी बात जरूर रखें, जी जी और साथ में लोगों को यह भी बताएं कि अगर वह पुस्तक चाहिए तो कहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको और चंदा जी को और अभ्युदय पटल को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मेरी इस पुस्तक चर्चा को रखकर सबके सामने मेरी पुस्तक के बारे में बताया और इसकी कुछ कहानियों की, लघु कथाओं की चर्चा की। तो उनमें एक तरह से एक वो उत्कंठा पैदा की है कि इसमें क्या कुछ है, वो क्या कुछ पढ़ सकते हैं, क्या कुछ उन्हें इसमें मिलेगा या किस तरह की रचनाएं हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जितने भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ प्रश्न पूछे या जो जिनको अच्छा लग रहा है मेरी रचनाओं के माध्यम से और अपने कमेंट के माध्यम से वो बता रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। पुनः मैं अपनी पुस्तक
उन्हें बताना चाहूंगी कि कसक जिंदगी की। और पुनः मैं इंदु जी का धन्यवाद दे रही हूँ जो पुस्तकाकार रूप में आपके समक्ष है। और ये मैंने शॉपीजन से छपवाई है, जो प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं, तो शॉपीजन से भी आप ऑर्डर दे करके ले सकते हैं। और शॉपीजन ने मेरी इसकी ई बुक भी निकाली है, जिसमें मैं इसी अभ्युदय के पटल पर इसका लिंक दे दूंगी। वो चाहे तो शॉपीजन ऐप को डाउनलोड करके और ई बुक के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जो पुस्तकाकार रूप से काफी कम चार्ज में मिल जाएगी, और पूरी पुस्तक वो उसके माध्यम से, ई बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और अभी अमेजन वगैरह पे नहीं डाली है ये पुस्तक, तो शॉपीजन पर ही अवेलेबल है, तो उसका पूरा लिंक मैं आपको अवश्य दे दूंगी। और पुनः आप सभी जो इस कार्यक्रम से जुड़े और आप सभी ने जो अमूल्य विचार या सुझाव या शुभकामनाएं दी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। विशेष तौर पर क्रांति कनाटे जी का, जिन्होंने भूमिका भी लिखी और आज भी जुड़ी। उनके यहाँ कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम होने के कारण वो अधिक समय तक नहीं जुड़ पाई या बात नहीं कर पाई। मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी श्रीवास्तव, छोटे भाई रविंद्र नारायण श्रीवास्तव और ममता सिन्हा जी जो अभी यहाँ उपस्थित हैं, दीवा जी, और भी जो दर्शक जूम के माध्यम से जुड़े हैं और फेसबुक से जुड़े हैं, सबका पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद। और उषा जी जरूर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए लोगों के कमेंट्स भी पढ़ेंगी और उनको जवाब भी देंगी। बिल्कुल। और मैं बता दूं, रघुवीर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैल दीदी लंदन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ साथ मैंने बताया था, मंजू श्रीवास्तव जी कोलकाता से जुड़ी हुई हैं, तो प्रसन्ना चोपड़ा जी कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं। तो जितने लोग भी पटल से जुड़े हैं, फेसबुक के द्वारा हमें सुन रहे हैं, सबको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी अंत में कि इस पुस्तक की कहानियां बहुत सरल सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिखी गई है, और हर पहलुओं को इन्होंने छूने का प्रयास किया है, हर दृष्टि से। तो पठनीय है, जरूर आप सभी पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया भी उषा जी को जरूर भेजें। और चंदा जी का भी मैं धन्यवाद करते हुए पटल चंदा जी को सौंपती हूँ। नहीं, एक्चुअली पुस्तक चर्चा का मतलब ही ये होता है कि आप सभी उस पुस्तक के बारे में जाने, उस कहानियों के बारे में जाने, और अपने मन में जो उत्कंठा पैदा होती है उसके बनिस्बत आप उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। जैसा कि अभी इंदु जी ने कहा है कि बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि हर कहानी कोई ना कोई संदेश देती है, समाज में जो इतनी कुरीतियां हैं उससे लड़ने के लिए आपको हिम्मत देती है, जागरूकता लाती है आपके मन में। और इसलिए ये पुस्तक आप सब जरूर पढ़ें। और इसी आशा के साथ मैं चाहूंगी कि सभी रचनाकार, और उषा जी उसका लिंक डाल देंगे, आप सभी रचनाकार उस पुस्तक को उस लिंक से मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप उषा जी से बात कर सकते हैं, ताकि पुस्तक आप लोगों को मिल जाए। इसी के साथ आज की ये हमारी वार्ता बहुत अच्छी रही, सफल रही, और उषा जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी, और उनके जो भाई जुड़े हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और उनके पति तो को और नए नाम आए बहुत थे, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ, मधु बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी और बिमल कुमार लीला जी बनारस से, और मधु श्रीवास्तव जी लखनऊ से। जी, तो आपका भी आभार करते सभी का हुए आभार करते हैं। ना, ये एक समय हो बहुत गया अच्छी है। बात है कि अहमद आपने बता शॉपीजन के ऊपर आप उस पुस्तक को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसको जी। डाउनलोड करके। तो यह एक सुविधा जो आज मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खास करके जो बाहर के जो लोग जुड़े हैं, असमय कहूँ तो बेसमय, उनके लिए तो वो भी अपने आप में बहुत ही खास बात रखता है, अभ्युदय के पटल के लिए भी। तो सभी का अभ्युदय की ओर से ढेर सारा धन्यवाद और आभार। और उषा जी, पुनः आपको बधाई। ये पहली पुस्तक है कथाओं की, हम उम्मीद करेंगे कि हमें आगे और मिलेंगे जी, पढ़ने के लिए। धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाएं रही तो जरूर होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपकी कहानियां मन को छूती है सचमुच में। आपके मूल भाव, भाषा, प्रवाह सब इतने सरल और सुलभ हैं कि पढ़ते जाओ तो लगता है कि हम, ऐसा लगता है कि हम आसपास उन घटनाओं को महसूस कर रहे हैं हर पल। ये एक आपकी कहानियों की खासियत है। क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसी आशा के साथ कि आप सब जरूर पढ़ेंगे, और फिर एक बार उषा जी को बधाई देते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं पर